तो हम लोग लूसेंट अब शुरू करने जा रहे हैं। लूसेंट में पढ़ रहे थे, हम लोग का केमिस्ट्री चल रहा है, केमिस्ट्री में सोल्यूशन होता है, इसका पार्ट 1 हो गया था। तो जो कल हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे तो उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पायस, जब किसी क्लोराइड में एक द्रव के कण दूसरे द्रव के साथ क्या होता है, प्रक्षेपित हो जाता है, दूसरे द्रव में क्या होता है, प्रक्षेपित हो जाता है, इसे पायस कहते हैं। हम लोग पढ़ चुके थे द्रव क्या एक प्राकृतिक पायस है, द्रव क्या एक प्राकृतिक पायस, जबकि पेंट क्या एक कृत्रिम पायस। द्रव मतलब दूध क्या है, दूध क्या है, एक प्राकृतिक पायस है, दूध क्या है, एक प्राकृतिक पायस है। और पेंट क्या है, एक कृत्रिम पायस है। इसके अलावा कॉल्ड लिवर तेल भी क्या है, एक पायस का उदाहरण है, पायस का उदाहरण है। इस सब के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, झाग। द्रव में गैस का प्रक्षेपण झाग कहलाता है। जब कोई द्रव में गैस का प्रक्षेपण होता है क्या कहलाता है, झाग। ऐसे भी हम लोग देखते थे जीजेंट पौड़े या साबुन सब गर्म देखते क्या होता है, गैस होता है, गैस के कारण क्या होता है, झाग क्या होता है, ऊपर भाजन गैस के कारण ही झाग बनता है। तो द्रव में गैस का प्रक्षेपण क्या कहलाता है, झाग कहलाता है। वास्तविक विलयन क्या कहता है, इनके कण आणविक आकार वाले होते हैं। इनके कण का आकार 10⁻⁷ से जो हम पढ़े थे विलयन किसी भी विलय में विलायक में विलय कणों का आकार कितना होता है, 10⁻⁷, मतलब विलय कणों का त्रिज्या कितना होता है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर, जिसे हम खुली आंखों से या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख पाते थे। तो वही है वास्तविक विलयन। उसमें जो कणों का आकार होगा 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁸ सेंटीमीटर, इसे भी हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख सकते हैं। और इसको जब हम छन्ना पथ के साथ छोड़ने की कोशिश भी करेंगे तो इसके कण छन्ना पथ में नहीं छोड़ पाएंगे, तो कण छन्ना पथ के आर पर आसानी से आ जाते हैं। यह सबसे अस्थायी और पारदर्शक होता है। जो वास्तविक विलयन क्या होता है, अस्थायी और पारदर्शक होता है। याद रखना क्वेश्चन है, वास्तविक विलयन कैसा होता है, अस्थायी और पारदर्शक होता है। वास्तविक विलयन के कणों को छन्ना पथ के द्वारा नहीं छाना जा सकता और इसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इसे हम खुली आंखों को तो क्या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख सकते हैं। तो अपवहन, अब क्या है अपवहन, क्या है डायलिसिस। तो कोलाइडल विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया अपवहन कहलाता है। कोलाइडल विलयन को जब वास्तविक विलयन से अलग करने का प्रयास जो करते हैं वही क्या कहलाता है, अपवहन कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है। रक्त का शुद्धिकरण होता है डायलिसिस विधि के द्वारा होता है। और रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है, किडनी के द्वारा होता है, वृक्क के द्वारा होता है। शुद्धिकरण किसके द्वारा, वृक्क के द्वारा होता है। और रक्त का शुद्धिकरण डायलिसिस विधि के द्वारा होता है। तो इसका मतलब जो है, जो कोलाइड कणों को जब वास्तविक विलयन से अलग किया जाता है तो कौन सा विधि होता है, डायलिसिस, अपवहन विधि या डायलिसिस विधि कहलाता है। हिंदी हुआ अपवहन, इंग्लिश हुआ डायलिसिस। ब्राउनी विधि क्या है, कोलाइडल विलयन के कण लगातार इधर उधर भागते रहते, गति में रहता है इधर उधर। जैसे हम क्या ब्राउनी गति, जो जब हम लोग जो देखते हैं कभी कभी जो खपड़ा घर सब जो होता है उसमें जो सूर्य का कण प्रकार पड़ता है तो कोलाइडल कण के कण से गति करते रहता है। वह कौन सा गति हुआ, ब्राउनी गति। वह कौन गति का उदाहरण, ब्राउनी गति का उदाहरण हुआ। कोलाइडल विलयन के कण लगातार इधर भागते हैं, इसे ब्राउनी गति कहते हैं। मतलब कण अस्थिर नहीं रहेगा, इधर उधर भागते रहेगा तो ब्राउनी गति है। अधिक कोलाइडल कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। यह गति कोलाइडल कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। कण जितने सूक्ष्म होते हैं माध्यम क्षमता उतनी कम होती है और ताप जितना अधिक होता है गति उतनी तेज होती है। ताप जितना अधिक होगा तो गति उतना तेज होगा। यह कोलाइडल के कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो ब्राउनी गति क्या है, जब कोलाइडल के कण इधर उधर गति करते रहते हैं उसे ब्राउनी गति कहते हैं। जब कोलाइडल के कण इधर उधर गति करते रहते हैं उसे ब्राउनी गति कहते हैं। हाँ, ब्राउनी गति जो मतलब ये जो गति होता है कोलाइडल कणों के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन ताप बढ़ने पर यह गति क्या होता है, बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ जाता है। स्कंदन क्या है, अब है स्कंदन। जब कोलाइडल विलयन में कोई विद्युत अपघट्य होता है, जब कोलाइडल कणों में कोई विद्युत अपघट्य होता है तो कोलाइडल कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और उसका अवक्षेपण होता है, इसे स्कंदन कहते हैं। जब कोलाइडल विलयन में कोई विद्युत अपघट्य मतलब जब कोलाइडल विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो यदि उसका विद्युत अपघट्य हो जाता है तो इधर कोलाइडल के कण क्या होते हैं, उदासीन हो जाते हैं और उसका अवक्षेपण हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, स्कंदन। यानी कोलाइडल कणों का उदासीन होना और होने के बाद उसका अवक्षेपण हो जाना ही क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। यह कब होगा, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तब, यानी विद्युत अपघट्य के बाद होगा। अब वास्तविक विलयन और कोलाइडल विलयन में क्या अंतर है, ये इंपॉर्टेंट भाग है। वास्तविक विलयन और कोलाइडल विलयन में क्या अंतर है, तब हम पढ़ रहे हैं कि वास्तविक विलयन में जो पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के कणों का आकार क्या होता है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बीच होता है। इसके कणों को हम खुली आंखों से क्या सूक्ष्मदर्शी की द्वारा भी नहीं देख सकते हैं और छाना पथ से भी अलग नहीं कर सकते। जबकि कोलाइडल विलयन में पदार्थ कणों का आकार क्या होता है, 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच होता है। मतलब इसको हम
सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं, छन्ना पल के द्वारा अलग भी कर सकते हैं। कुछ कलर के जैसे क्वालिटी कण तो निलंबन भी क्वालिटी का ही प्रकार हो, तो कुछ को अलग भी कर सकते हैं, कुछ को नहीं भी कर सकते हैं। तो क्वालिटी वास्तविक विलयन के कण जो होता है हर अवस्था में अदृश्य होते हैं, जब दिखाई नहीं पड़ता है। ये पारदर्शक होता है, या क्या होता है, पारदर्शक होता है और अस्थायी होता है। पारदर्शक और अस्थायी, वास्तविक विलयन क्या होता है, पारदर्शक अस्थायी होता है। और इसके कण क्या होता है, हर अवस्था में क्या होता है, अदृश्य होता है। कोलाडी कणों से उत्पन्न प्रकाश प्रकीर्णन का उल्टा माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। जब कोलाडी कण को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है, और वास्तविक विलयन को माइक्रोस्कोप के द्वारा से भी नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। इसमें पदार्थ कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करता है, स्वच्छ रूप से पारदर्शी होता है, अस्थायी होता है। तो प्रकीर्णन कहाँ से होगा जब इसमें कण दिखाई नहीं पड़ता है गति करते हुए। तो इसमें वास्तविक विलयन में जो होता है, वास्तविक विलयन में होता है उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। और जबकि कोलाडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और जब यह प्रकीर्णन होता है और इसका विलयन परासरी द्राव, इस विलयन का परासरणी दाब अधिक होता है। जो वास्तविक विलयन होता है उसका परासरणी दाब क्या होता है, अधिक होता है। और कोलाडी कण का क्या होता है, कोलाडी विलयन का कम होता है, इसके अपेक्षा कम होता है। तो वास्तविक विलयन का जो है परासरणी दाब क्या होता है, अधिक होता है, और कोलाडी विलयन का कम होता है। एक समोंगी और एकांगी, ये वास्तविक विलयन क्या है, एक समोंगी मिश्रण है, और कोलाडी क्या विषमोंगी मिश्रण का उदाहरण है। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, मोटा मोटी देख लेते हैं। वास्तविक विलयन और कोलाडी विलयन में क्या होता है। वास्तविक विलयन में कणों का आकार बहुत इतना सूक्ष्म होता है कि इसे हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख पाते हैं, किसी भी तरीका से हम नहीं देख पाते हैं। और जबकि कोलाडी विलयन को हम कण को माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। ये अस्थायी और पारदर्शक होते हैं, ये अस्थायी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। पारदर्शक भी होते हैं, पारदर्शक नहीं होते, पारदर्शक नहीं होते हैं। वास्तविक विलयन के कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जबकि कोलाडी के कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इसका परासरणी दाब क्या होता है, वास्तविक विलयन का अधिक होता है, और कोलाडी विलयन का क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। परासरणी दाब अधिक होय छै, कम होय छै। अब भाई टिंडल प्रवाह, जब किसी कोलाडी विलयन में तीव्र प्रकाश को गुजारा जाता है, उसके लंबा से रखे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलाडी कण काली पृष्ठभूमि से ओलंपिन की नोक की बहुत ही चमकने लगता है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो याद रखना इसमें क्वेश्चन यही पूछा जाता है, तो क्या कोलाडी कण टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं, तो हम बोलना हाँ दिखाता है, कोलाडी कण टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं। और टिंडल प्रभाव के कारण प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। और जो दूर से आती हुई ट्रेन जब हमारे नजदीक आता है उसका ध्वनि तीक्ष्ण सुनाई देता है, वो भी टिंडल प्रभाव के कारण होता है। डॉपलर प्रभाव किसी का डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। दूर से आदि कोई ट्रेन आ रहा है और नजदीक आता है तो उसका ध्वनि तीक्ष्ण दिखाई देता है, डॉपलर प्रभाव किसी का डॉपलर प्रभाव के होता है कारण। छपड़ी उड़ जाता है उसके किसके कारण होता है, ब्रोनी डॉपलर होता है, लेकिन अब है बफर विलयन। क्या है बफर विलयन, वह विलयन जो अम्ल और क्षार की साधारण मात्रा को अपनी प्रभावी अम्लता क्षमता के पर्याप्त में परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है, उसे बफर विलयन कहते हैं। मतलब ऐसा विलयन जो अम्लता और क्षमता को बिना प्रभावित किए बिना अवशोषित कर लेता है। ऐसा विलयन जो अम्लता और क्षमता को बिना प्रभावित किए उसे अवशोषित कर लेता है, उसे बफर विलयन कहते हैं। जैसे सोडियम एसीटेट, उदाहरण याद रखना, सोडियम एसीटेट एक बफर विलयन का उदाहरण है। एसिटिक अम्ल बफर विलयन का उदाहरण, एक प्रभावी बफर एक क्या है बफर विलयन का उदाहरण है। तो सोडियम एसिटेंट और एसिटिक अम्ल, सोडियम एसिटेंट और एसिटिक अम्ल क्या एक प्रभावी विलयन का उदाहरण, बफर विलयन का उदाहरण है। अब कुछ रंग है जो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, विलयन का रंग अम्ल स्थिति में क्या होगा, क्षार स्थिति में क्या होगा, उदासीन स्थिति में क्या होगा, तो ये पूछा जाता है। जैसे मिथाइल ऑरेंज का अम्ल स्थिति में इसका रंग क्या होता है, गुलाबी होता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल विलयन में क्या होता है, कैसा व्यवहार करता है। मिथाइल ऑरेंज ये देखो ये सब सूचक है, मिथाइल ऑरेंज लिटमस फिनोल्फिन ये सब क्या है, सूचक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कौन सा सूचक नहीं है, कौन सा सूचक है। तो मिथाइल ऑरेंज, लिटमस पेपर और फिनोल्फिथिलीन ये सब क्या है, सूचक है। तो मिथाइल ऑरेंज को जब अम्ल विलयन में डाला जाता है तो उसका रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है। मिथाइल ऑरेंज को जब हम सूचक के रूप में अम्ल विलयन में प्रयोग करेंगे तो गुलाबी हो जाता है, क्षार विलयन में पीला हो जाता है, और उदासीन विलयन में नारंगी हो जाता है। क्या होता है, नारंगी हो जाता है। कैसा रहेगा, नारंगी ऑरेंज को क्या कहते हैं, नारंगी क्यों कहते हैं, ऑरेंज नारंगी ऑरेंज मतलब सफेद में नारंगी दिखाई पड़ेगा। हाँ, तो मिथाइल ऑरेंज अम्ल विलयन में गुलाबी होता है,
क्षारीय विलयन में पीला होता है, उदासीन विलयन में नारंगी होता है। लिटमस पत्र अम्ल विलयन में लाल होता है, क्षारीय विलयन में नीला होता है, बैगनी विलयन उदासीन विलयन में बैगनी रंग का व्यवहार करता है। उदासीन में कैसा होता है? बैगनी। तो अम्ल लिटमस का पूछेगा, लिटमस का कलर कैसा होता है? तो बैगनी कलर का होता है लिटमस। हाँ, उदासीन विलयन में बैगनी कलर होता है। अम्ल विलयन तो जन्मे करते हैं लाल होगा, और नीला में क्या देखो लिटमस पत्र के बारे में पूछेगा कि उदासीन में भी, ठीक है, ऐसे भी पूछेगा ना बिना उदासीन दिए हुए, तो भी बैगनी कलर का होता है लिटमस पत्र। हाँ, तो लिटमस पत्र अम्ल विलयन में क्या करता है? लाल दिखाई पड़ता है, क्षारीय विलयन में नीला दिखाई पड़ता है, और उदासीन विलयन में नारंगी दिखाई पड़ता है। और फिनोल्फथालीन क्या होता है? अम्ल और उदासीन में दोनों में रंगीन होता है। याद रखना, फिनोल्फथालीन अम्ल विलयन में और उदासीन में दोनों में रंगीन होता है, लेकिन क्षारीय विलयन में क्या होता है? गुलाबी था। क्षारीय विलयन में क्या होता है? गुलाबी। लेकिन मेथिल ऑरेंज अम्ल विलयन में गुलाबी था, मेथिल ऑरेंज अम्ल विलयन में गुलाबी था, और फिनोल्फथालीन क्षारीय विलयन में गुलाबी है। फिनोल्फथालीन क्षारीय विलयन में गुलाबी है। तो ये बात याद रखना है। बस आज हम लोग का जो सोल्यूशन का जो पोर्शन था, पार्ट 2 वीडियो समाप्त हो गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर और लॉन्ग चैप्टर भी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कार्बन एवं उसके केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चैप्टर है तो वो है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन